जो हमारे लिए सबक सीखने वाली बातें हैं उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है अगर 2 4 5 अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी पकड़ो और उनका नार्को टेस्ट करो, सारा का सारा उगल देंगे। जो अधिकारी, क्योंकि उन्होंने किया है, उनसे करवाया। सरकार बनाने और चलाने वाले लोगों ने अधिकारियों का ही तो ईवीएम के लिए इस्तेमाल किया। ईवीएम अपने आप थोड़ी काम करती है, तो अधिकारी के माध्यम से काम करती है, उसके माध्यम से काम किया। दूसरा, 2019 के चुनाव में एक नई बात है। 2019 के चुनाव में नई बात क्या आई है कि एक ईवीएम मशीन में वोट डलवाए गए और एक ईवीएम मशीन में काउंटिंग करवाई गई। जिसमें लोगों ने वोट डाले उसकी काउंटिंग नहीं करवाई गई। ये दूसरा, ये 2004 में ये नहीं हुआ, 2009 में ये नहीं हुआ, 2014 में भी ये नहीं हुआ। 2019 में ये हुआ कि लोगों ने जिन ईवीएम मशीनों में वोट डाला उसकी काउंटिंग होती रही। मगर 2019 में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो हमारी केस की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस केस जीता था, रिकाउंटिंग वाला। उसकी वजह से उन्होंने दूसरी मशीनें लाई। इसमें भी कांग्रेस के लोगों ने उनकी मदद की। अभिषेक मनु सिंघवी ही वो व्यक्ति था जिसने इंदिरा गांधी के इशारे पर पार्लियामेंट में ये बिल रखा था। अटल बिहारी ने और सीताराम येचुरी ने इसका समर्थन किया था। वही अभिषेक मनु सिंघवी ने 21 पार्टी के लोगों की केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और बीजेपी के समर्थन में उसने ये कहा कि, मैं अपनी बात ऐड करके बता रहा हूं, कि जो वामन मेश्राम ने केस जीता, वो जो केस जीता उसकी वजह से देश भर में रिकाउंटिंग करने के लिए ईवीएम मशीन की रिकाउंटिंग होगी। और अगर रिकाउंटिंग होगी तो क्या होगा? ईवीएम में घोटाला होता है, ये रिकाउंटिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्रूव हो जाएगा। यही तो केस मैंने 24 अप्रैल 2017 को जीता। सुप्रीम कोर्ट में यह केस हमने जीता। 2019 में पेपर टेल मशीन लगेगी और पेपर टेल मशीन से निकलने वाला कागजी मतपत्र जो है उसकी गिनती होगी। और इससे जिस मशीन में लोगों ने वोट डाला उस मशीन में अगर गड़बड़ी की तो पेपर टेल मशीन में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी और सारा घोटाला पकड़ा जाएगा। इसलिए 2019 के चुनाव में वोट किसी और मशीन पर डाले गए, काउंटिंग किसी और मशीन पे हुई। ये केस, बाकायदा केस जो है नागपुर के हाईकोर्ट में चल रही है। ये जो कांग्रेस ने जो सभापति बनाया ना, क्या नाम उसका, नाना पटोले। नाना पटोले बहुत जूनियर आदमी है कांग्रेस में, उसको इतनी बड़ी पोस्ट दी, अभियान समिति प्रचार का प्रमुख बनाया, उसको सभापति बनाया, जबकि पृथ्वीराज चौहान को बनाया जाने वाला था। तो उसको चुप रखने के लिए कि तुम चुप रहो भाई, इसमें उसने केस अभी विड्रॉ नहीं किया। राजकुमार को पूछा विड्रॉ किया क्या? बोले अभी तो नहीं किया। मैंने विड्रॉ नहीं किया, मगर ज्यादा जोर से केस भी चल नहीं रहा है। 2-2, 3-3 नोटिस इश्यू हो गई चुनाव आयोग को, मगर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं आपको दूसरा और एक एस्पेक्ट बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा अहम है। वो ये है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 80% ब्राह्मण या तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। अगर ये नहीं है तो ईवीएम कैसे अमल में आया? ईवीएम का घोटाला कैसे अमल में आएगा? क्योंकि ये तो सिर्फ ऊंचे जाति और ब्राह्मणों की साजिश है ना। और ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, वो लोग उनके जाति के फेवर में ईवीएम का इस्तेमाल करने में शासक वर्ग की मदद कर रहे हैं।
तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ब्राह्मणों का जो 80% प्रशासन में नियंत्रण है, वो इस देश में संविधान के विरोध में जाकर अमल करने के लिए है। इसीलिए इतना बड़ा ओबीसी के रिजर्वेशन का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया, देने के बावजूद भी अमल नहीं हुआ। 50% दिया, 50% दिया तो 50% अमल करो, 50% भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि 50% इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो जाते। ये 50% अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर SC ST OBC के हो जाते, माइनॉरिटी के हो जाते, तो भी इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता था। ईवीएम का घोटाला, 80% लोग हैं। और हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव आयोग के पास अथॉरिटी आ जाती है तो वो लोग जो है उसको वहां ट्रांसफर करवाने का भी अधिकार है उनके पास, तो वो अधिकारी उनको रखते हैं। तो इसका मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इन लोगों के द्वारा ही वो ईवीएम का घोटाला करवाते हैं। तो अधिकारियों को मालूम हो जाता है कि ये सारा घोटाला जो है ईवीएम में होता है। अब ईवीएम में होता है, जब अधिकारियों को मालूम हो जाता है तो अधिकारियों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये सरकार तो हमने बनवाई है, अगर हम रूल ऑफ लॉ के विरोध में कुछ भी करते रहेंगे। पुलिस वालों को लगता है कि ये तो साला हमने बनवाई सर, ये तो MLA हमने चुनवाया, ये तो MP हमने चुनवाया, ये क्या कर लेगा। ऐसा एक संगठित जो अपराध करने का भाव सारे देश भर में निर्माण होता है। इस वजह से आप देख रहे होंगे सारे देश भर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्यादा बड़े पैमाने पर रूल ऑफ लॉ के विरोध में काम करता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये जानकारी हमारे लोगों को है कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि जो MLA है वो 5 साल के लिए होता है, MP 5 साल के लिए होता है, मगर IAS अगर वो 25 साल में बना तो 60 साल तक वो रहता है। तो कम से कम 30 और 35 साल तक वो एक IAS ऑफिसर रहता है। MLA तो केवल 5 साल के लिए रहता है, MP 5 साल के लिए रहता है, मगर एक IAS IPS ऑफिसर 30-35 साल तक रहता है और सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड होके ही घर में जाता है। तो ऐसे लोगों के द्वारा देश में रूल ऑफ लॉ अमल किया जाता है। जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, लॉ मेकर्स लोग हैं, वो लॉ मेकर्स लोग ये लोगों को लगता है अरे तो हमने चुनवाए हैं, तो नियंत्रण का संतुलन बिगड़ जाता है। और लॉ मेकर्स जिनको इन लोगों को नियंत्रित करना चाहिए रूल ऑफ लॉ के लिए, वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए देश में रूल ऑफ लॉ के विरोध में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का खुद व्यवहार शासक वर्ग का जो ब्राह्मण है वो रूल ऑफ लॉ के विरोध में मनमाने तरीके से कुछ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो धर्मांतर से संबंधित जो कानून है, जब नरेंद्र मोदी ने बनाया तो उस कानून का नाम क्या था? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। कानून का नाम धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। कानून धर्मांतर के विरोध में, टाइटल धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। ये कलेक्टर को आपको 1 महीना पहले सूचना देनी पड़ेगी। अरे तो मौलिक अधिकार को रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो बाबा साहब अंबेडकर आर्टिकल 13 में लिखते हैं कि मौलिक अधिकार को आंशिक रूप में भी आप अगर रोकते हैं तो उस अनुपात में वो प्रभाव शून्य हो जाएगा, रोकने वाला कानून। आप आर्टिकल 13 पढ़ो तो आपको पता चलेगा। तो ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये बातें एक एस्पेक्ट में, एक दृष्टिकोण से जनविरोधी चरित्र जो है धीरे धीरे जो है प्रशासन का बन रहा है और वो धीरे धीरे विरोध में खड़ा हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं, इसके लिए अगर जनता को जागृत किया जाए तो जागृत करने से हम लोगों को जनमत बनाना आसान होगा, फायदा होगा, जन समर्थन खड़ा करना आसान होगा।
यानी सारा का सारा जो शासक वर्ग का चरित्र है, लोकतंत्र की जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों का चरित्र हमारे विरोध में है। और हर एक का चरित्र अगर लोगों के सामने नंगा करो, जनता को अगर ये बात रियलाइज हो गई तो